हेलो, हाय, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी-अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारी क्लासेस जो चल रही थी यूपीटेट ईवीएस की, तो उसमें से हमारी वो थ्योरी क्लासेस थी, आज से हमारा प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहा है। तो जितने भी प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, वो हमारे सारे प्रीवियस ईयर के होंगे, ठीक है? और कुछ नए भी रहेंगे। तो जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएँगे तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है और क्वेश्चन पूछे कहाँ-कहाँ से जाते हैं, किस प्रकार के पूछे जाते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात और, ये प्रैक्टिस सेट जो है ये हफ्ते में 2 क्लासेस होंगी, ठीक है? क्योंकि अभी हमारा जो कोर्स है, जो थ्योरी वाली क्लासेस हैं वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो इसमें से सैटरडे और संडे 2 दिन हमारी प्रैक्टिस सेट होंगी और बाकी जो सप्ताह में जितने हैं उसमें हमारा मतलब मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी, मतलब थ्योरी क्लासेस, और सैटरडे संडे हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी हम क्लास। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से सुनिएगा भी, क्योंकि हम यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम फिंगर से लिखना होता है ना, तो बहुत बड़ा-बड़ा लिख जाता है, इसलिए हम लिखना बहुत जल्दी लिखते नहीं हैं, ऐसा मान लें आप, ठीक? तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो अब हम जो हरित क्रांति ये हमारा शब्द उठा है, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं, ठीक है? तो हरित क्रांति जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1966 से 67 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। अगर इसके जनक की बात की जाए तो इसके जो जनक थे वो थे नॉर्मन बोरलॉग, ये विश्व स्तर पर थे, ठीक है? लेकिन यहाँ पर पूछा गया है भारत में। तो अगर हम भारत की बात करें कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो एमएस स्वामीनाथन जो थे ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे, जो कि एक कृषि वैज्ञानिक थे। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन ये बना है कि जो एमएस स्वामीनाथन थे ये कौन थे, ठीक है? क्या थे? एमएस स्वामीनाथन कौन थे? तो एक कृषि वैज्ञानिक थे, इसे आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक? उसके बाद में अब हम बात करते हैं, हाँ, तो जो हरित क्रांति थी ये संबंधित किससे थी? तो ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। कौन से खाद्यान्न थे जो कि जिसके उत्पादन में वृद्धि हुई? तो 2 फसलें थी। खाद्यान्न मतलब कि जो खाने पीने की चीज़, जैसे भोजन वगैरह हो गई, जैसे अनाज हो गए हमारे, गेहूँ, चावल, तो गेहूँ, धान, जौ, सरसों, इन सब की बात होती है खाद्यान्न में, ठीक है? तो ये मतलब इसमें ये कहा गया है कि कौन सी ऐसी फसलें थीं जिनके उत्पादन में वृद्धि हुई हरित क्रांति से। तो 2 फसलें हमारी थी, एक गेहूँ था और एक धान। अब अगर हम ये बात करें कि भारत में किस क्षेत्र को इससे लाभ हुआ या कहाँ पर हरित क्रांति का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिला, तो 2 क्षेत्र थे। पहला था पंजाब और हरियाणा, 2 ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर भारत में हरित क्रांति का प्रभाव देखने को मिला सर्वाधिक, और वहाँ पर गेहूँ और धान में क्या हुई, वृद्धि हुई, मतलब उसके उत्पादन में वृद्धि हुई। अगर सर्वाधिक वृद्धि की बात की जाए तो 500% हुई वृद्धि, किसमें? गेहूँ में। आंशिक वृद्धि की बात की जाए तो धान की फसल थी उसमें आंशिक वृद्धि हुई, 300% हुई, ठीक है? तो ये फसल भी आपका पूछा जाता है कि कौन सा अनाज था या कौन सा खाद्यान्न था जिसमें वृद्धि हुई, काफ़ी इजाफा हुआ। तो 2 थे, गेहूँ और धान। कहाँ क्षेत्र कौन सा था भारत का? तो हरियाणा और पंजाब और हरियाणा। भारत के जो जनक थे वो कौन थे हरित क्रांति के? तो एमएस स्वामीनाथन थे। शुरुआत कब हुई? 1966 से 67 ईस्वी में हुई, जब हमारे देश में क्या चल रहा था, योजना अवकाश चल रहा था, पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है? तो इतनी जानकारी हरित क्रांति के बारे में होगी। आप सभी को पता चल गया होगा कि जो भारत में हरित क्रांति के जनक थे वो थे एमएस स्वामीनाथन, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वर्गीज कुरियन कौन थे? तो ये श्वेत क्रांति के जनक थे। श्वेत मतलब सफ़ेद, ठीक है? अब हम आगे बात कर लेते हैं, इकोसिस्टम की बात की गई है, तो यहाँ क्या कहा गया है, अगला क्वेश्चन है हमारा
कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जो इकोसिस्टम है इसको पहले हम समझ लेते हैं ये है क्या। तो दो टर्म आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक इकोलॉजी और एक होता है सिस्टम। तो लॉजी का अर्थ क्या होता है, अध्ययन। तो देखिए जैविक और अजैविक घटकों के बीच में जो क्या होता है अंतःक्रिया होती है, मतलब संसार में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जैविक घटक और अजैविक घटक जो है ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है, परस्पर किसी न किसी रूप में संबंधित होते हैं। तो उन दोनों के बीच में जो अंतःक्रिया होती है जब उसका हम अध्ययन करते हैं तो वो हमारा कहलाता है इकोलॉजी, ठीक है, मतलब पारिस्थितिकी। लेकिन इन दोनों के बीच में जो परस्पर संबंध है उसको कहते हैं, मतलब जो संबंध बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे, उसको इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। जो संबंध दोनों के बीच में बन रहा है उसको क्या कहेंगे, हम इकोसिस्टम कहते हैं। किसके बीच में, जैविक और अजैविक के बीच में जो क्या बन रहा है, परस्पर अंतःक्रिया हो रही है या जो संबंध बन रहे हैं उसको हम इकोसिस्टम कहेंगे। और इसका जो अध्ययन होगा अंतःक्रिया जो कर रहे हैं या जो इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसके अध्ययन को हम इकोलॉजी कहेंगे। यहाँ पर आपका पूछा गया कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इकोसिस्टम शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो एजी टॉन्सले के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इकोलॉजी शब्द की बात करें कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वो अर्नेस्ट हेगल थे। कौन थे, अर्नेस्ट हेगल थे जिन्होंने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है। क्या पूछा गया है कि जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है। ऑप्शंस आपके हैं बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो जो जंगली गधों का अभ्यारण्य है वो गुजरात में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी जो राष्ट्रीय मतलब नेशनल पार्क या वन्य जीव अभ्यारण्य है इस पर हमारी वीडियो नहीं बनी है, मतलब थ्योरी क्लास में अभी ये हमने नहीं पढ़ा है। तो जो अगली वीडियो रहेगी हम यही अपना कवर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य से, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, कि इसका प्रारंभ कब किया गया। तो पहला ऑप्शन है 1985, दूसरा ऑप्शन है 1983, तीसरा है 1972 और चौथा 1973। तो अगर हम बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की तो भारत में इसकी शुरुआत हुई थी 1973 ईस्वी में। कब हुई थी, 1973 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी, 1 अप्रैल। हाँ, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है वो 1 अप्रैल 1973 में की गई थी, ठीक है। और हम बात करें कि प्रोजेक्ट टाइगर दिवस कब मनाया, बाघ दिवस, तो 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को भारत में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। ये बाघों के संरक्षण से संबंधित था, ठीक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुव तारा, अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्रुव तारा। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ध्रुव तारा कहा जाता है, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को, उत्तरी तारे को या पश्चिमी तारे को। तो जो ध्रुव तारा है ये उत्तरी तारे को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। तो पारिस्थितिकी का डिफिनेशन तो मैंने आपको बता दिया था। पारिस्थितिकी के 2 घटक हैं, कौन कौन से हैं, एक जैविक घटक और अजैविक घटक, मतलब एक जीवित सजीव और एक निर्जीव। मैंने आपको बताया कि इन्हीं दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, मतलब कि परस्पर संबंध क्या बोलेंगे, अंतःक्रिया होता है, ठीक है। तो जो पारिस्थितिकी है इसके 2 घटक हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं, एक आता है आपका उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ठीक है। तो ऑप्शंस हमारे हैं, पहला ऑप्शन है उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक, ठीक है। और दूसरा है उत्पादक और उपभोक्ता, तीसरा है जैविक तथा अजैविक पदार्थ या घटक, और चौथा पौधे तथा जंतु। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो पारिस्थितिकी है या इकोलॉजी है
ये इसके जो घटक हैं वो 2 हैं, जैविक और अजैविक, मतलब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? पहला ऑप्शन है, मतलब ए ऑप्शन है शांत घाटी जो कि केरल में है, बी है दोरांग घाटी, और सी है फूलों की घाटी जो कि उत्तराखंड में है, और डी है सुरमा घाटी। तो सर्वाधिक जो जैव विविधता है, अब जैव विविधता क्या है? मतलब कि जहाँ पर जीवों में विविधता हो, मतलब जिस स्थान पर कई सारी प्रजातियाँ पौधों की पाई जाती हों, पेड़ पौधों की पाई जाती हों, जीव जंतुओं की पाई जाती हों, और काफ़ी मात्रा में पाई जाती हो, अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती हो, वही हमारी क्या है? जैव विविधता है। विविधता क्या होता है? जैव मतलब जीव, विविधता मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे कई सारे लोग हो जाएँ। विविधता मतलब हम क्या कहेंगे? भिन्नता बोल दीजिए आप लोग। भिन्न भिन्न जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं एक ही स्थान पर, वो हो गया हमारा जैव विविधता। अब ऐसे कहाँ पर पाएंगे? जहाँ कहाँ पर पाए जाएंगे? तो जहाँ पर इन्वायरमेंट अच्छा हो, वर्षा अच्छी हो, मतलब जितने भी जीवित रहने के लिए जो भी चाहिए वो काफ़ी अच्छी मात्रा में हो, प्रदूषण कम हो, तो वहीं पर ये जैव विविधता अच्छी पाई जाती है। तो सर्वाधिक जो जैव विविधता है वो पाई जाती है शांति घाटी केरल में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया? तो मौलिक कर्तव्य के बारे में भी थोड़ी सी हम जान लेते हैं। ये जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, ये किसकी सिफारिश पर बनाया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य बनाए गए। इन्होंने 8 मौलिक कर्तव्य की क्या की थी? सिफारिश की थी, लेकिन बने 10 थे। वर्तमान में अगर हम बात करें कि कितने मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है और कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वो है कौन सा? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ये हमारा क्या है? 11वां मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगर मौलिक कर्तव्य की हम ये बात करें कि लिया कहाँ से गया है, तो सोवियत संघ रूस से लिया गया है। किस भाग में है? तो भाग 4 में है। अनुच्छेद कौन सा? तो 51 ए अनुच्छेद इससे संबंधित है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? तो यूएसएसआर, मतलब सोवियत संघ रूस से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर अगर हम मौलिक कर्तव्य की बात कर लें, तो मौलिक कर्तव्य जो है वो यूएसए, मतलब अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन है। हमारा जो यूपी टेट का जो एग्ज़ाम होता है, ईवीएस यूपी टेट जो ईवीएस का जो ईवीएस वाला जो पोर्शन है 30 नंबर का, इसमें आपके जियोग्राफी के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, हिस्ट्री के भी मिल जाएंगे आपको, और पॉलिटी के भी मिल जाएंगे, जियोग्राफी के भी मिल जाएंगे। मतलब ये कहाँ से पूछ ले कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए ईवीएस के भी क्वेश्चन आ गया, उसमें पॉलिटी के भी आ गए, एक क्वेश्चन आपका जियोग्राफी से भी आ गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये केवल ईवीएस ही पढ़ लेंगे आप, मतलब कि पर्यावरण से संबंधित जितनी चीज़ें आप पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, नहीं, आपको कई सारी चीज़ें और भी पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? एलपीजी के संबंध में क्या असत्य है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो पहला है मीथेन उत्सर्जन करने वाला, दूसरा है नीले ज्वाला से जलने वाला, तीसरा है उच्च ऊष्मीय मान, और चौथा है एक स्वच्छ ईंधन, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और बताना तो चाहिए आपको, क्योंकि भाई कोई भी, मैं सच में बता रही हूँ, कोई भी कमेंट, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर दे दिया जाता है आप लोगों को कि हाँ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या है, आप लोग नहीं बताते हैं। तो अगर बताएंगे, या आप खुद ही सोच लीजिए कि जब कोई चीज़ आप लिखते हैं तो काफ़ी लंबे टाइम तक आपके दिमाग में वो सेट रहता है। अगर आपको नहीं पता है, मान लीजिए अगर आपको नहीं पता, तो आप उसको गूगल पे सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए, या कोई भी, बहुत सारे ऐप आ गए हैं, कहीं भी आप देख लीजिए। लेकिन हाँ, जो भी ये वीडियो देखेगा और ये क्वेश्चन वो पढ़ेगा, उसे इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ठीक,
जितनी भी नॉलेज हो आपको एलपीजी के बारे में, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि एलपीजी से कौन कौन से क्वेश्चन बने हुए हैं, तो ये पूछ लिया जाता है कि किन किन गैसों का मिश्रण है। ये पूछ लिया जाता है कि एलपीजी का जब रिसाव होता है तो जब जो गंध निकल रही होती है जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ रिसाव हो रहा है, तो वो कौन सी गैस है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा मान लीजिए कि आपका होमवर्क है एलपीजी टॉपिक, आपको इसके बारे में सारी जानकारी लेना है। अगर इच्छा हो तो सिर्फ जो ये क्वेश्चन पूछा गया इसी का आंसर बता दें। अगर नहीं और आप एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए है। फिर है आपका क्या है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। क्या है? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1975, 1962, 1972 और 1960। तो जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है ये 1972 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, ठीक है। तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा है बिहार, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है राजस्थान। तो जो आर्सेनिक है, जब जल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो जाती है तो इससे एक रोग होता है। अब वो रोग कौन सा है और कौन कौन सी चीज़ें जल में मिलने से कौन कौन सा रोग होता है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो वो हम जान लेते हैं, ठीक है। जब जल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो जाती है तो इससे एक रोग है ब्लैक फुट रोग। इससे कौन सा रोग हो जाता है? ब्लैक फुट रोग हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि पारे की अधिकता से, जब जल में पारे की अधिकता ज़्यादा हो जाती है तो उसका सेवन जो लोग कर लेते हैं उन्हें कौन सा रोग हो जाता है। तो चार रोग ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं। एक है पारे की अधिकता से, तो उससे होता है मिनी माता रोग। कैडमियम की अधिकता से तो इटाई इटाई रोग। आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट रोग। और नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। ब्लू बेबी जो सिंड्रोम है इसका एक नाम और है, उसका नाम है मीथेमो क्या नाम है उसका? ग्लोबोनिया है इसका नाम। क्या है? मीथेमोग्लोबोनिया, ठीक है। तो आर्सेनिक का नाम, आर्सेनिक से जो होने वाले रोग हैं उसका ब्लैक फुट रोग। और इससे जो प्रभावित सबसे ज़्यादा कहाँ पर ये है, तो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा सुन लीजिए, पारे की अधिकता, जब जल में पारे की अधिकता ज़्यादा हो जाती है तो मिनी माता रोग होता है। पारा मतलब मरकरी। कैडमियम की अधिकता जब ज़्यादा हो जाएगी तो इटाई इटाई रोग हो जाएगा। आर्सेनिक की अधिकता अगर जल में ज़्यादा हुई तो ब्लैक फुट रोग होता है। नाइट्रेट की अधिकता ज़्यादा हो जाएगी तो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, जिसका अन्य नाम है मिथेमोग्लोबोनिया। क्या है? मिथेमोग्लोबोनिया इसका अन्य नाम है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या है कि टोकोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ है। तो जो टोकोपैक्सी है ये कहाँ पर है? पहला ऑप्शन है एंडीज, दूसरा है रॉकी, तीसरा है हवाई। मतलब ये सारे क्या है, एक जहाँ पर्वत का नाम है, पर्वत, ठीक है। एंडीज, रॉकी, हवाई और सिसिली द्वीप, ये सारे क्या है, इसके नाम है। तो जो टोकोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, ये कहाँ है? तो एंडीज पर्वत पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है तो इसको रहने देते हैं, कल देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे लग रहा है कहीं मैं गलत ना बता दूँ, इसलिए इसको हम कल देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गलत बताने से अच्छा है देख के बता दें, ठीक है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। पहला है ऑप्शन है सिंध, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, तीसरा है गंगा और चौथा है यमुना नदी। तो जो तिब्बत की सांगपो नदी है भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तिब्बत से जब एक नदी निकलती है जिसका नाम है सांगपो, जिसे हम क्या कहते हैं, सांगपो, लेकिन जब वो भारत में प्रवेश करती है तो उसको हम किस नाम से जानेंगे? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं WWF से है, मतलब WWF का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाच फंड। क्या है? वर्ल्ड वाच फंड। बी है वर्ल्ड लाइफ
वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, तीसरा है वर्ल्ड वाइल्ड फंड और चौथा है वर्ल्ड वाइल्ड फूड। लेकिन जो WWF का आशय मतलब इसका जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। इसका नया नाम क्या है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, इसका नया नाम है। ठीक है, नया नाम क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, इसका नया नाम है। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है केंद्रीय गृह मंत्री। तो जो अंतर्राज्यीय परिषद है इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। अब जो अंतर्राज्यीय परिषद है इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं। तो इसकी स्थापना का जो संबंध है किस अनुच्छेद से, आर्टिकल के, तो आर्टिकल 263 में इसका प्रावधान दिया गया है। इसकी जो अंतर्राज्यीय परिषद है इसको कौन बना सकता है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा इसको बनाया जाता है। इसके जो अध्यक्ष है वो PM है। और जो अंतर्राज्यीय परिषद है ये करता क्या है, तो केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय स्थापित करता है अंतर्राज्यीय परिषद। ठीक है, आर्टिकल कौन सा, 263। अंतर्राज्यीय परिषद के जो अध्यक्ष है इसकी नियुक्ति PM करेगा। सॉरी, ये अध्यक्ष तो PM होता ही है। जो अंतर्राज्यीय परिषद है इसको बनाता कौन है, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा इसको बनाया जाता है। केंद्र व राज्य के बीच में ये समन्वय स्थापित करता है, किसके कहने पर, तो राष्ट्रपति के कहने पर ये ऐसा करता है, PM करेगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कुंभ नासिक में मेला किस नदी के तट पर लगता है। तो जो कुंभ मेला है ये भारत के 4 स्थान पर लगता है। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में लगता है, उज्जैन में लगता है, और देख लेते हैं, नहीं गलत हो जाएगी, हाँ देखिए, जो कुंभ मेला है ये 4 स्थान पर लगेगा, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में, महाराष्ट्र के नासिक में। तो जो कुंभ मेला है ये 4 स्थान पर लगता है। अब उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज है वो किस नदी के किनारे पर है, मतलब कि जो प्रयागराज है वहाँ पर जो नदी है उसी नदी के किनारे लगता है। तो किस नदी के किनारे लगता है, या ऐसा पूछ ले कि जो कुंभ मेला है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगता है, किस नदी के किनारे प्रयागराज स्थित है, तो गंगा यमुना नदी का जो संगम है वहीं पर ये है। उत्तराखंड के हरिद्वार में लगता है जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगता है जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। महाराष्ट्र के नासिक में लगता है जो कि गोदावरी की नदी के किनारे लगता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं और थोड़ी सी बात कर लेते हैं कुंभ मेले के बारे में। तो जो कुंभ मेला है ये प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार लगता है। ठीक है, 12वें वर्ष लगता है। अर्ध कुंभ 6वें वर्ष लगता है। जो कुंभ मेला है इसको 2017 में यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची है उसमें शामिल किया गया था। ठीक है, कब शामिल किया गया, तो यूनेस्को की जो सूची है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची 2017 में इसको शामिल किया गया कुंभ मेले को। तो ये थोड़ी सी जानकारी हमने कुंभ मेले के बारे में ले ली है। अब ये अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो कुंभ मेले के बारे में ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है और हमेशा बना हुआ है। ठीक है, हो गया, हम बढ़ते हैं आगे। तो क्या पूछा गया, आपका पूछा गया है कि कुंभ नासिक मतलब जो कुंभ मेला है नासिक में किस नदी के तट पर लगता है, तो गोदावरी नदी के तट पर लगता है। ठीक है, बाकी और सारे हमने देख लिए हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं ओजोन परत की। तो ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया है कि ओजोन परत की मोटाई किस में नापी जाती है, इसके इकाई क्या है। पहला किलोमीटर, दूसरा डॉप्सन इकाई, तीसरा बैरोमीटर, चौथा लीटर।
तो जो ओजोन परत है इसकी मोटाई डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत किस वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। क्षोभ मंडल जो सबसे निचली परत है, दूसरे नंबर पर आती है आपकी समताप मंडल, तो वहीं पर आपकी ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत को हम पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य से आने वाली जो यूवी रेज है उससे हमारी क्या करती है, रक्षा करती है, मतलब उसको यहाँ आने से रोक लेती है, छन के आती है, ऐसा मान लें आप लोग कि छन्नी का काम करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओ हाँ, एक बात और, ओजोन दिवस मनाया कब जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, ध्यान रखेंगे। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नाइट्रोजन स्थिरता, मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीवाणु बैक्टीरिया किसकी जड़ों में पाए जाते हैं? तो आप सभी को पता है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं या नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं वो राइजोबियम बैक्टीरिया होती है, जो कि दलहनी फसलों में, मतलब जो दाल वाली फसलें हैं उनकी जड़ों में पाए जाते हैं। तो किसकी जड़ों में पाए जाते हैं? दलहनी फसलों, मतलब दाल वाली फसलों में, खासकर मटर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन यमुना नदी की सहायक नहीं है? तो यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो गंडक जो है ये गंगा नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों चंबल, बेतवा, केन, ये क्या है? यमुना की सहायक नदी है। ये आपका ज्योग्राफी का आ गया। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहला नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। केटू, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। एटलस और कॉमेट। तो जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है केटू, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि पुरी, जगन्नाथपुरी जिसे हम लोग मानते हैं, उड़ीसा में है ये पुरी। पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित है। तो उड़ीसा, ये जो पुरी है ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है, तो यहाँ पर एक रथ यात्रा निकाली जाती है जो कि विश्व स्तर पर बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो रथ यात्रा निकाली जाती है वो किससे संबंधित है? ठीक है, पहला ऑप्शन है भगवान राम से, बी ऑप्शन है भगवान विष्णु से, सी ऑप्शन है भगवान शिव से और डी ऑप्शन है भगवान जगन्नाथ से। तो जो पुरी की जो प्रसिद्ध रथ यात्रा है वो भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन कि मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं। तो जो मैंग्रोव पौधे हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? जो मैंग्रोव पौधे हैं इनकी जड़ें ऐसे ज़मीन से बाहर निकली होती हैं। ठीक है, क्योंकि वो दलदली स्थानों पर पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे निकली रहती हैं। जैसे मान लीजिए, एक मिनट रुकिए, जैसे ये कोई पौधा है, ठीक है, ये पौधा, ठीक, तो यहाँ ऐसे ऐसे जड़ें निकली रहेंगी, ऐसे 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 जड़ें निकली होती हैं, बाहर निकली होती हैं। क्यों? क्योंकि जब दलदली स्थानों पर क्या होती है, ऑक्सीजन की जो जल होता है ना, उसमें ऑक्सीजन की होती है कमी। तो भैया उन्हें जब जल से भी नहीं मिल रहा है तो कहीं से तो लेना ही होगा, तो वो क्या होती है, ज़मीन से बाहर निकल आती है। ठीक है, तो इसे ही इस तरह के जहाँ पर वन पाए जाएंगे, ज़मीन से जड़ निकली हुई बाहर, तो वो मैंग्रोव वन कहलाते हैं और ये सुंदर वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, देखने को मिलते हैं, मैंने नीचे लिख दिया है। ज्वारीय वन, दलदली वन और डेल्टाई क्षेत्र में ये ऐसे इस प्रकार के वन पाए जाते हैं या पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, गौरैया, सारस या सरस लिख के है, गलत लिखा है, एक मिनट रुकिए, सारस और। तो भारत, उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय नहीं राजकीय होगा, यहाँ भी गलत लिखा है, एक मिनट रुकिए, जो राजकीय पक्षी है वो सारस है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी क्या है? हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? पहला ऑप्शन है पैराथार्मोन, दूसरा है थायरॉक्सिन, तीसरा ऑप्शन है या सी ऑप्शन है प्रोलैक्टिक और डी ऑप्शन है सोमेटोट्रोपिन। तो जो रक्त में जो कैल्शियम स्तर को क्या करता है, नियंत्रित करता है, वो पैराथार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि
अगला क्वेश्चन क्या है कि दक्षिणी पूर्वी यूरोप के शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है टैगा, दूसरा ऑप्शन टुंड्रा, तीसरा ऑप्शन है मीडोज और चौथा स्टेपीज। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका हमेशा बना हुआ है। दो प्रकार के वन पाए जाते हैं, एक होता है शीतोष्णकटिबंधीय वन, सॉरी वन नहीं, मैदान, और एक होता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो शीतोष्णकटिबंधीय घास के जो मैदान है वो कौन कौन से हैं देख लीजिएगा, दोनों ही स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका हमेशा बना है। एक पंपास पाया जाता है जो कि साउथ अमेरिका मतलब दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में पाया जाता है। वेल्ड साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। स्टेपी यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया के बीच में पाया जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। प्रेरी घास के मैदान जो यूएसए और कनाडा में पाए जाते हैं घास के मैदान, उन्हें प्रेरी कहा जाता है। हंगरी में पाए जाने वाले घास के मैदान को पुस्टाज कहते हैं। और न्यूजीलैंड के जो घास के मैदान हैं उन्हें कैडबरी कहते हैं। तो ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के इतने मैदान होंगे। अब हम बात कर लेते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की। तो जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है वो कौन कौन से? लानोज, लानोज जो ये भी साउथ अमेरिका के वेनेजुएला में पाया जाता है, मतलब साउथ अमेरिका के वेनेजुएला में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें लानोज बोलते हैं। ब्राज़ील के साउथ अमेरिका के ब्राज़ील में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें कंपास कहा जाता है। अफ्रीका में जो पाए जाते हैं उन्हें सवाना घास के मैदान। और जो साउथ अमेरिका के अमेज़न में पाए जाते हैं, अमेज़न नदी घाटी के आसपास में जो घास के वन पाए जाते हैं उन्हें सेलवास के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका पूछा गया है कि दक्षिणी पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण घास के जो मैदान है उन्हें क्या कहा जाता है? तो स्टेपीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेपीज कहा जाता है। स्टेपी केवल यहाँ लिखा गया है, तो यहाँ पर स्टेपीज होगा, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन ही आइए आज ये लास्ट क्वेश्चन है। और फिर है कि भारत में जो शीतोष्णकटिबंधीय कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं तो किन स्थानों पर किस नामों से जाना जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो जम्मू कश्मीर के जो घास के मैदान उन्हें मर्ग के नाम से जाना जाता है। और उत्तराखंड में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें बुगियार या पयार के नाम से जाना जाता है। मर्ग या गुलमर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर के घास के मैदान को। और उत्तराखंड में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें बुगियार या पयार के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके जो क्वेश्चन है 27 से 28 क्वेश्चन थे। आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आशा करती हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और अच्छे से आ गई होंगी। और जो क्वेश्चन आपको दिया गया है एलपीजी के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है और कमेंट भी करना है। तो अगर आप सब नहीं लिखना चाहते तो इतना लिख दीजिएगा कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा गया सिर्फ उसका आंसर ही दे दीजिएगा। लेकिन हाँ, जो भी ये वीडियो देखेगा, जितने भी बच्चे देखेंगे, सभी कमेंट आप लोग ज़रूर करेंगे। और वीडियो कैसी लगी आपको ये भी आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगला जो प्रैक्टिस सेट है वो कल रहेगा, क्योंकि संडे और सैटरडे और संडे हमारा प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो कल भी हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार जुड़े, अगर कर चुके हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।